रामेश्वरम का वह छोटा सा द्वीप, जहां चारों ओर समुद्र था और हवा में नमक की गंध घुली रहती थी, वहीं 15 अक्टूबर 1931 को एक साधारण से घर में एक बच्चा जन्मा। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह बच्चा आगे चलकर पूरे देश की पहचान बनेगा। उसका नाम था अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन आत्मसम्मान से भरपूर। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाकर लोगों को तीर्थ यात्रा करवाते थे और माँ आशियम्मा पूरे मोहल्ले के लोगों को अपने घर में खाना खिलाने के लिए जानी जाती थी। घर में पैसे की कमी थी, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। कलाम का बचपन अभावों में बीता, पर शिकायतों में नहीं। कम उम्र में ही कलाम को समझ आ गया था कि जीवन आसान नहीं है। वे सुबह सुबह अखबार बांटने निकल जाते थे ताकि घर की थोड़ी मदद कर सकें। नंगे पांव, हल्के कपड़े और आंखों में बड़े सपने, यही उनकी पहचान थी। वे पढ़ाई में बहुत गंभीर थे। स्कूल में घंटों बैठकर पढ़ते और सवाल पूछते। उन्हें आकाश से खास लगाव था। उड़ते हुए पक्षियों को देखकर वे देर तक सोचते रहते कि इंसान भी कभी ऐसे उड़ पाएगा या नहीं। शायद उसी समय उनके भीतर वह सपना जन्म ले चुका था, जो आगे चलकर रॉकेट और मिसाइलों का रूप लेने वाला था। रामेश्वरम में धर्म कभी दीवार नहीं बना। उनके दोस्त हिंदू थे, ईसाई थे, मुस्लिम थे, लेकिन सबसे पहले इंसान थे। यही वातावरण कलाम के व्यक्तित्व में गहराई तक बस गया। वे बचपन से ही सीख गए थे कि धर्म लोगों को जोड़ने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं। यही सोच आगे चलकर उन्हें पूरे भारत का राष्ट्रपति बनाती है, किसी एक समुदाय का नहीं। पढ़ाई आगे बढ़ी और वे सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली पहुंचे। यहाँ उन्होंने भौतिक विज्ञान पढ़ा। कॉलेज का जीवन आसान नहीं था। पैसों की तंगी हर कदम पर साथ थी, लेकिन उनका मन पढ़ाई में डूबा रहता था। वे जानते थे कि शिक्षा ही वह रास्ता है जो उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकता है। यहीं से उनके भीतर देश के लिए कुछ करने की भावना और मजबूत हुई। इसके बाद उनका चयन मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हुआ। यह उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। MIT में पढ़ाई कठिन थी, प्रतिस्पर्धा तीखी थी और दबाव बहुत ज्यादा था। एक बार एक प्रोजेक्ट में असफलता ने उनके आत्मविश्वास को हिला दिया। प्रोफेसर ने चेतावनी दी कि अगर काम समय पर पूरा नहीं हुआ, तो उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। वह रात उन्होंने सोए बिना बिताए, खुद से लड़े और अंततः सफलता पाए। उस दिन उन्होंने सीखा कि असफलता डराने नहीं, सिखाने आती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का सपना देखा। उन्होंने परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया, पूरी मेहनत की, लेकिन चयन से बस एक कदम पीछे रह गए। यह उनके जीवन का सबसे दर्दनाक क्षण था। वे निराश थे, टूटे हुए थे, लेकिन यही असफलता उनके जीवन की सबसे बड़ी दिशा परिवर्तन बन गई। उन्होंने खुद से कहा कि अगर मैं विमान नहीं उड़ा सकता, तो मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा जो विमान से भी ऊंचा उड़ सके। इसके बाद उनका चयन इसरो में हुआ। यहाँ उन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव को मजबूत किया। शुरुआती प्रक्षेपण असफल रहे। एक बार तो पूरा देश टीवी पर उनकी असफलता देख रहा था। लेकिन अगली ही उड़ान में उन्होंने सफलता हासिल की और उस दिन भारत ने अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कलाम ने सफलता का श्रेय अपनी टीम को दिया और असफलता की जिम्मेदारी खुद ली। यही उन्हें महान बनाता है। इसके बाद DRDO में उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व किया। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। दुनिया ने उन्हें मिसाइल मैन कहा, लेकिन वे खुद को हमेशा एक शिक्षक मानते रहे। पोखरण परमाणु परीक्षण में उनकी भूमिका निर्णायक रही। भारत अब दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। 2002 में वे भारत के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन में रहने के बावजूद उनका जीवन उतना ही सरल रहा। वे बच्चों से मिलते, छात्रों से बात करते और युवाओं को सपने देखने की प्रेरणा देते। उनका मानना था कि अगर भारत को मजबूत बनाना है, तो युवाओं को मजबूत बनाना होगा। वे राष्ट्रपति से ज्यादा एक मार्गदर्शक थे। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी युवाओं को प्रेरित किया, उसने अंतिम सांस भी युवाओं के बीच ली। वह चले गए, लेकिन उनके शब्द, उनके विचार और उनके सपने आज भी करोड़ों। अब्दुल कलाम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि साधारण परिस्थितियों में जन्म लेने वाला इंसान भी असाधारण इतिहास लिख सकता है, अगर उसके सपने बड़े हों और इरादे अडिग हों। कलाम के जाने के बाद भी उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ जीवन शरीर से नहीं, विचारों से चलते हैं। लेकिन उनकी पूरी यात्रा को समझने के लिए हमें उनके भीतर की दुनिया में और उतरना होगा।
वे जितने बड़े वैज्ञानिक थे उससे कहीं ज्यादा बड़े इंसान थे। उनके भीतर कभी अहंकार नहीं आया। जब दुनिया उन्हें मिसाइल मैन कहती थी, तब भी वे खुद को एक साधारण शिक्षक ही मानते थे। उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि कोई पद या पुरस्कार नहीं, बल्कि किसी छात्र की आंखों में चमक देखना था। इसरो और डीआरडीओ में काम करते हुए उन्होंने हमेशा टीम को आगे रखा। जब प्रक्षेपण असफल होता, तो मीडिया के सामने वे खुद खड़े होते और जिम्मेदारी लेते। जब सफलता मिलती, तो पीछे खड़े होकर अपनी टीम को आगे कर देते। ये नेतृत्व किताबों में नहीं सिखाया जाता, ये चरित्र से आता है। उनके सहकर्मी बताते हैं कि वे देर रात तक लैब में काम करते थे, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे और हर जूनियर को सम्मान देते थे। उनके लिए पद नहीं, योगदान मायने रखता था। पोखरण परमाणु परीक्षण के समय देश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। प्रतिबंधों की धमकी थी, आलोचनाएं थीं, लेकिन कलाम शांत थे। उनका मानना था कि आत्मरक्षा किसी भी देश का अधिकार है। जब परीक्षण सफल हुआ, तो भारत ने दुनिया को संदेश दिया कि वह अब कमजोर नहीं है। लेकिन उस ऐतिहासिक पल के बाद भी कलाम का व्यवहार नहीं बदला। वे उसी सादगी से रहते रहे, जैसे रामेश्वरम में रहते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद उनके जीवन में शान और शौकत आ सकती थी, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति भवन को भी एक सीखने की जगह बना दिया। वहां बच्चों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। वे घंटों छात्रों से बात करते, उनके सवाल सुनते और जवाब देते। वे कहते थे कि अगर कोई युवा सवाल नहीं पूछ रहा, तो वह सो रहा है। उनका सपना था कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बने, और उस सपने की जिम्मेदारी वे युवाओं के कंधों पर रखते थे। वे अक्सर कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने न दें। ये वाक्य केवल एक कथन नहीं था, यह उनका जीवन दर्शन था। वे खुद बहुत कम सोते थे, बहुत ज्यादा पढ़ते थे और लगातार लिखते रहते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका दिन छात्रों की चिट्ठियां पढ़ने से शुरू होता था। हर पत्र का उत्तर देना उनके लिए बोझ नहीं, कर्तव्य था। उनका निजी जीवन बहुत शांत था। उन्होंने विवाह नहीं किया। उनका परिवार ही उनका संसार था और देश उनका घर। वे कहते थे कि उन्होंने अपना जीवन भारत माता को समर्पित कर दिया है। उन्हें संगीत पसंद था, कविता पसंद थी और प्रकृति से गहरा लगाव था। वे अक्सर अकेले बैठकर वीणा सुनते या किताबों में डूब जाते थे। आखिरी समय तक उन्होंने पढ़ाना नहीं छोड़ा। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में वे छात्रों को संबोधित कर रहे थे। मंच पर खड़े होकर वे भविष्य के भारत की बात कर रहे थे, तभी अचानक उनका शरीर जवाब दे गया। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी युवाओं को दिशा दी, उसने आखिरी सांस भी युवाओं के बीच ली। यह एक संयोग नहीं, शायद ईश्वर की योजना थी। उनकी मृत्यु पर पूरा देश रोया, लेकिन उससे ज्यादा लोगों ने सोचा। लोगों ने अपने सपनों पर दोबारा नजर डाली। बच्चों ने कहा कि वे भी कलाम बनना चाहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। आज भी जब कोई गरीब बच्चा यही संतोष उनके पूरे जीवन का आधार बना। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे वही साधारण कपड़े पहन के समय रातें बिना नींद के गुजरती थीं। हर कदम गोपनीय था, हर निर्णय ऐतिहासिक। कलाम जानते थे कि एक छोटी सी चूक पूरे देश को मुश्किल में डाल सकती है। लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था, सिर्फ जिम्मेदारी थी। जब परीक्षण सफल हुआ, तब उन्होंने जश्न नहीं मनाया। वे बस शांत होकर बैठे रहे, जैसे किसी बड़ी परीक्षा के बाद छात्र बैठ जाता है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने अपने स्वभाव को नहीं बदला। राष्ट्रपति भवन में उन्होंने सबसे पहले पुस्तकालय को अपना प्रिय स्थान बनाया। वे कहते थे कि शक्ति की कुर्सी ज्ञान के बिना खोखली होती है। वे हर दिन किसी न किसी छात्र या शिक्षक से मिलते थे। कई बार राष्ट्रपति भवन के सुरक्षाकर्मी हैरान हो जाते थे कि इतने बच्चे भीतर कैसे आ गए, लेकिन कलाम मुस्कुराकर कहते थे कि यही तो भारत का भविष्य है। उनके पास आने वाले बच्चों में से कई गरीब थे, कई ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे। वे उन्हें देखकर खुद को देखते थे। वे जानते थे कि एक सही वाक्य, एक सही प्रेरणा किसी का पूरा जीवन बदल सकती है।
इसलिए वे शब्द बहुत सोच समझकर बोलते थे। वे बच्चों से कहते थे कि नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। डर को अपने सपनों से छोटा रखो। कलाम का अकेलापन भी बहुत गहरा था। उन्होंने परिवार बसाने का रास्ता नहीं चुना। उनका जीवन पूरी तरह देश को समर्पित था। कई रातें वे अकेले बिताते थे, किताबों और विचारों के साथ। लेकिन उस अकेलेपन में भी वे उदास नहीं होते थे। वे मानते थे कि जब उद्देश्य बड़ा हो तो अकेलापन भी साथी बन जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, शरीर कमजोर होता गया, लेकिन मन कभी थका नहीं। वे आखिरी समय तक यात्राएं करते रहे, भाषण देते रहे और युवाओं से मिलते रहे। उन्हें पता था कि समय कम है, लेकिन काम बहुत है। 27 जुलाई 2015 का दिन भी ऐसा ही था। वे मंच पर खड़े होकर भविष्य के भारत की बात कर रहे थे। अचानक उनका शरीर गिर पड़ा, लेकिन उनके विचार गिरते नहीं दिखे। उनके जाने के बाद देश में एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भारत की आत्मा से बात करने वाला कोई अपना खो दिया हो। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने समझा कि कलाम मर नहीं सकते। वे हर उस बच्चे में जिंदा हैं जो सपने देखता है, हर उस शिक्षक में जो ईमानदारी से पढ़ाता है और हर उस वैज्ञानिक में जो देश के लिए काम करता है। अब्दुल कलाम की कहानी असल में एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस भरोसे की कि हालात चाहे जैसे हों, इंसान अपनी सोच से उन्हें बदल सकता है। ये कहानी है उस विश्वास की कि साधारण जन्म असाधारण भविष्य की राह में बाधा नहीं होता। कलाम के जाने के बाद समय आगे बढ़ता रहा, लेकिन उनके विचार समय से आगे निकल चुके थे। लोग अक्सर कहते हैं कि कोई इंसान मर जाता है, लेकिन कुछ लोग इतिहास में बदल जाते हैं। अब्दुल कलाम ऐसे ही इंसान थे। वे अपने पीछे सिर्फ उपलब्धियां नहीं छोड़ गए, उन्होंने सोचने का एक तरीका छोड़ दिया। उन्होंने सिखाया कि महान बनने के लिए ऊंचे पद की नहीं, ऊंचे चरित्र की जरूरत होती है। उनकी लिखी किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा पढ़े जाते हैं उनके विचार। वे कहते थे कि अगर कोई देश विकसित होना चाहता है, तो उसे अपने युवाओं के सपनों का सम्मान करना होगा। वे हमेशा भविष्य की बात करते थे, लेकिन वर्तमान की जिम्मेदारी से भागते नहीं थे। उनका सपना था कि भारत आत्मनिर्भर हो, शिक्षित हो और नैतिक रूप से मजबूत हो। उनके जीवन में एक भी ऐसा पल नहीं था जहां उन्होंने देश को खुद से नीचे रखा हो। पुरस्कार आए, सम्मान मिले, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तालियां बजी, लेकिन उनका सिर कभी ऊंचा नहीं हुआ। वे झुककर चलते थे, झुककर बोलते थे और झुककर सुनते थे। शायद इसी कारण लोग उन्हें देखकर अपने आप बेहतर इंसान बनने की कोशिश करने लगते थे। कलाम का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि सफलता का मतलब आराम नहीं होता। वे आराम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने काम चुना। वे शांत बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने युवाओं से संवाद चुना। वे सेवानिवृत्त हो सकते थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा को चुना। वे आखिरी सांस तक सक्रिय रहे, क्योंकि उनका मानना था कि जब तक इंसान सीख रहा है, तब तक वह जीवित है। उनकी मृत्यु ने देश को झकझोर दिया, लेकिन उस झटके के भीतर एक जागरण भी था। लोगों ने फिर से किताबें उठाईं, बच्चों ने फिर से सपने देखे, शिक्षकों ने फिर से जिम्मेदारी महसूस की। शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत थी। उन्होंने भारत को केवल मिसाइलें नहीं दी, उन्होंने आत्मविश्वास दिया। रामेश्वरम का वह साधारण लड़का, जो कभी अखबार बांटता था, आज भी उसी सादगी के साथ लोगों के दिलों में जीवित है। उन्होंने कभी अपने अतीत से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। उन्होंने साबित किया कि गरीबी कमजोरी नहीं होती, हार मान लेना कमजोरी होती है। आज भी जब कोई बच्चा कहता है कि वह वैज्ञानिक बनना चाहता है, तो कहीं न कहीं कलाम मुस्कुरा रहे होते हैं। जब कोई शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाता है, तो कलाम वहां होते हैं। जब कोई युवा डर के बावजूद अपने सपने की ओर कदम बढ़ाता है, तो कलाम वहां होते हैं। वे एक शरीर नहीं थे, वे एक प्रेरणा थे। उनकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह कहानी हर उस इंसान में दोबारा शुरू होती है, जो साधारण हालात में असाधारण सोच रखता है। अब्दुल कलाम चले गए, लेकिन उन्होंने हमें ये यकीन देकर छोड़ा कि अगर नीयत साफ हो, मेहनत सच्ची हो और सपना बड़ा हो,
तो कोई भी आसमान दूर नहीं होता। और शायद यही कारण है कि जब भी भारत अपने भविष्य की ओर देखता है, तो उसे एक शांत, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है, जिसकी आंखों में विश्वास है, जिसके शब्दों में शक्ति है, और जिसका नाम है अब्दुल कलाम।